चलिए आगे करते हैं। कल हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था और ये भी बता दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होता। मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का बताते हैं हम लोग, या फिर ये बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन लेस है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। लेकिन अपना इलेक्ट्रिक करंट इतना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए ना कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा क्वांटिटी लेकर आते हैं जिसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी से मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपका करंट डेंसिटी होता है। या फिर मैं बात करूं, पर्टिकुलर एरिया से आपका कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है वो आपका करंट डेंसिटी होता है। कि एक सेकंड में मैंने कोई एरिया कंसीडर किया, यूनिट एरिया, उस एक सेकंड में उस यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है वो मेरा करंट डेंसिटी होता है। तो फ्लो ऑफ करंट from a particular area known as electric current, known as current density. करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J से। कैपिटल J क्या होता है, I अपॉन A। इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, यूनिट होता है करंट डेंसिटी का। तो करंट डेंसिटी है क्या एक्चुअल में, अगर हम उसे समझना चाहें तो देखो, मान लो ये अपना एक वायर है, आपने एक वायर को थोड़ा जूम करके देख रहे हैं अपन, है ना। नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, उसी को थोड़ा सा जूम किया हमने, हम देख रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर कर लिया। आपको एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर ये एरिया है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ रहेगा या अंदर की तरफ रहेगा, लेकिन इसकी सरफेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसका जो एरिया होगा वो ए हो गया। इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। हालांकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है आई का, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इधर करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। एंगल दोनों के बीच थीटा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जे जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए cos थीटा। cos थीटा क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे एरिया कौन सा चाहिए, मुझे एरिया चाहिए जो करंट के डायरेक्शन में हो, या उल्टा भी सोच सकते हो। उल्टा क्या सोच रहा है कि मुझे कौन सा करंट चाहिए जो एरिया की डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही चीज होगी। तो ये हो गया a cos थीटा, तो j इक्वल्स टू i अपॉन a cos थीटा। देखो मैं इस i को अगर निकालना चाहूं तो i क्या हो जाएगा, j इंटू a cos थीटा। मुझे पता है j और a दोनों आपका क्या है, j और a क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। तो i को मैं लिख सकता हूं j डॉट a। ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। कॉपी करो इसे। सर आज का पहला टॉपिक था। हाँ, ये आज का पहला टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट किया करंट डेंसिटी से। ठीक है। किसी को डाउट हो डायग्राम में या कुछ समझने में तो पूछ लेना मुझसे, ये cos थीटा क्यों आया है, और ये डायरेक्शन लिया है, किसी में भी अगर डाउट हो तो पूछना, ठीक है। सर हाँ सर, ये आपने एरिया सपोज किया या फिर परपेंडिकुलर लिया है? नहीं, एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा, हमने क्या किया है, एरिया का जो डायरेक्शन होता है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो मैं बात करूं, ये प्लेन है अपना, तो इसका अगर मैं एरिया की बात करूं ना, वायर इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लूंगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया होता है,
ठीक है, इसके परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ। अब मैंने जो माना है ना, मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर कोई एरिया है, किसी डायरेक्शन में ले लिया, तो टेढ़ा हो सकता है ना, करंट हो सकता है आपने इस तरीके से फ्लो किया हो, या आप पर्टिकुलर एरिया से फाइंड करना चाह रहे हो जो एरिया इस डायरेक्शन में हो, इसलिए हमने अपनी मर्जी से माना है थीटा एंगल का। अब ये अलग अलग हो जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि करंट डेंसिटी क्या है, इस वाले में तो 90 डिग्री हो गया, तो जीरो हो गया, ऑलरेडी करंट ऊपर जाएगा ही नहीं। इस डायरेक्शन की बात करिए एकदम लाइन के अलोंग, एक्सिस के अलोंग, तो वहां पर क्या रहेगा, करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन थीटा का वैल्यू 0, cos 0 1, तो वहां मैक्सिमम करंट आएगा। इसलिए हमने ऐसा एक रैंडमली ले लिया, जनरल एरिया ले लिया यहाँ पर। सर इसमें क्या हो रहा है सर, उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर? ये वाला नहीं सर, उसके ऊपर मतलब वो एम्पियर मीटर स्क्वायर वो कैसे, लेट आया तो एक बार समझा दीजिए। करंट डेंसिटी को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये करंट डेंसिटी जो होती है ना, एक्चुअल में इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये का फॉर्मूला क्या है, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको हमने जैसे रिप्रेजेंट किया है। आई क्या है, करंट का यूनिट जो कि एम्पियर होता है, ए क्या है, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, वो लिखा है। आशीष आए हो ना, आशीष समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, कोशिश जारी है सर। चलने तो अच्छा है। नहीं वैसे इतना कुछ नहीं है, पुराने चैप्टर से ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा है, तो कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उस क्लास में पढ़ाया था या उस चैप्टर में पढ़ा था, वो अभी नहीं है, तो अभी तो समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यस सर। यस सर। हो गया कॉपी? हाँ सर, कॉपी करने में तो हम एक्सपर्ट है। हाँ। इसी को हमें ना ऐसा भी लिख सकते हैं, J इक्वल टू, अगर मैं ये देखूं कि जो अपना वायर है, ठीक है, इस वायर में मैंने जो एरिया कंसीडर किया है वो DA एरिया कंसीडर किया है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर कोई मान लिया कि यहाँ मैंने इतना सा एरिया कंसीडर कर लिया, जो एरिया क्या है, DA है, तो इस छोटे से एरिया में जो करंट फ्लो होगा वो DI करंट फ्लो होगा, तो मेरा जो J होगा वो क्या होगा, DI अपॉन DA। ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म हो गई। डिफरेंशिएशन की फॉर्म क्यों लिख रहा हूं कि मान लीजिए आपको कहीं पर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि करंट चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में हम जो करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे वो इस तरीके से फाइंड करेंगे। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, DI इक्वल्स टू J इनटू DA, अगर वेक्टर फॉर्म लिखूं तो J डॉट DA, मुझे इंटीग्रेट कर देता हूं तो I जो होगा इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट DA, ये आपका करंट का फॉर्मूला हो गया। करो कॉपी। हो गया? अरे गया था, लेट हो गया था काम। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये दो वायर गिवन है आपको इस तरीके से, मतलब एक वायर जा रहा था, यहां से वो छोटा हो गया, पतला हो गया वायर, ये निकाल लिया। इसका जो डायमीटर गिवन है D1, वो गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर। इस छोटे वाले का जो डायमीटर गिवन है वो गिवन है आपको 2 मिलीमीटर, ठीक है। नाउ फाइंड, आपको ये गिवन है
कि जो करंट फ्लो हो रहा है ये हम मान लेते हैं ये है एल्यूमिनियम और ये है आपका कॉपर, ठीक है। करंट इन एल्यूमिनियम इज 2 एम्पियर, फाइंड current in copper, also find current density in both the wire। करो देखिए सॉल्व। क्वेश्चन समझना, दो वायर गिवन है आपको D1 एंड D2, उसका डायमीटर गिवन है, एक एल्यूमिनियम का है एक कॉपर का है, और आपको ये बोला हुआ है कि एल्यूमिनियम के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना है 2 एम्पियर है। आपको नेक्स्ट वायर में, इस वायर में, कॉपर वायर में करंट फाइंड करना है और आगे बताना है कि जो करंट डेंसिटी होगा दोनों वायर में वो कितना रहेगा। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, J, ठीक है, I/A। तो सॉल्व करो, मेरे ख्याल से सभी कर पाओगे इसे इजीली सोल्व करोगे। हुआ? देखो फर्स्ट चीज करंट की बात करते हैं, फाइंड करंट इन कॉपर। तो कॉपर में जब करंट फ्लो होगा तो कहां से आएगा, मतलब करंट का बेसिक प्यार अगर बन जाए तो बेसिक क्या होता है करंट का, कि फ्लो चार्ज, ठीक है। तो यहां से जितना चार्ज जा रहा होगा सारा चार्ज यहां से निकल रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि चार्ज यहां से गया आगे कुछ नहीं दिखा तो यहां से टपकने लग गए, ऐसा तो नहीं होता है, कभी नहीं होता। तो चार्ज जो जाएगा वो इसी वायर से जाएगा, ठीक है। सारा हुआ चार्ज कहीं भी आगे पीछे कहीं भी जा रहा होगा वो इसी अंदर से निकलेगा, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास हो रहे थे सेम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास होंगे। मतलब अगर मैं इसके करंट को I1 लूं तो ये करंट भी क्या होगा I1 ही होगा, करंट सेम रहेगा। तो आपका जो I2 होगा वो I1 के इक्वल होगा और वो कितना होगा 2 एम्पियर होगा। वाह, हो गया फर्स्ट। तो करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं J से, और J इक्वल टू होता है I/A। मुझे इसका एरिया चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात होती है हमेशा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या होगा, A1 निकाल लेता हूं पाई r²। r क्या है, r है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो J इक्वल टू I1 I1 है 2, A1 क्या है पाई r 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। सेकंड J2 निकालेंगे I2/A2, 2 इसका R2 कितना है 1 mm, तो पाई r कितना है 1 × 10⁻³ होल स्क्वायर। ये हो गया, क्लियर है।
हाँ ना, कुछ बोलोगे? यस सर। यस सर। यस सर। करो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करो इसे। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट का देखो देखो, नेक्स्ट क्या है अपना? करंट डेंसिटी in a wire of radius r is given as J equals to J naught 1 minus small r square upon r square along its length या along its axis, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, एक्सिस लिख देते हैं, एक्सिस ज्यादा अच्छा लगता है। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट flow in electric current flow in this wire। इस वायर में कितना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा होगा? आपको जो J का वैल्यू है ना वो चेंज कर दिया, मतलब पहले तो क्या था, J कांस्टेंट रहता था, अब मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया, J को चेंज कर दिया, वेरिएबल। चलो फाइंड करो आप लोग। सर वो गिवन है, इसके बाद क्या लिखा है? गिवन इज J इक्वल्स टू J नॉट ब्रैकेट 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर है और नीचे कैपिटल R स्क्वायर है। फाइंड करो आप लोग, क्या करना है? देखो J का वैल्यू वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना वो मैं हिंट दे देता हूँ कि जो फॉर्मूला यूज होगा J इक्वल्स टू di अपॉन dA, ये वाला यूज कर सकते हो आप। वेरिएबल के केस में होता है ना, मैंने बोला था करंट वेरिएबल होगा, तो करंट नहीं है, यहाँ पर J वेरिएबल हो गया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ai इक्वल्स टू J डॉट dA, इंटीग्रेशन कर दो, ये i के इक्वल होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट dA, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब कैसे यूज करना है वो आप लोग सोचो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा वेरिएबल गिवन हो तो जो नहीं भी आ रहा होगा ना, एक रफ स्केच ड्रॉ कर दो, गंदा सा कुछ भी होगा, तुम्हें बस एक स्केच पता होना चाहिए कि वो क्या रहा है एक्चुअल में। तो मैं क्या करता हूँ, एक वायर का स्केच बना देता हूँ, ये वाला बना दे, और आपको बोला हुआ है कि इस एक्सिस के अलोंग J का वैल्यू जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। अब यहां देखो, रेडियस थी कैपिटल R,
ठीक है, और ये स्मॉल आर क्या होगा, तो मुझे ऐसा है कि यहां से मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक और स्फीयर कंसीडर कर लिया। स्फीयर क्या नाम है इसका, सिलेंडर, एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर मैंने एक एलिमेंट्री सिलेंडर मान लिया, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर इसका थिकनेस हो गया डी आर, क्लियर है। तो जो मैंने रिंग जैसा माना है इसके अंदर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, जो करंट फ्लो होगा वो इस एरिया में से फ्लो होगा ना, ये वाला स्केच जो एलिमेंट कंसीडर किया है इस एलिमेंट में से फ्लो होगा जिसका रेडियस आर है। तो इसका रिंग का अगर आप लोगों को अपना इलेक्ट्रोस्टैट याद हो तो मैंने वहां पर एरिया फाइंड करना बताया था, या 11th क्लास में भी हम कई बार रिंग का जो एरिया फाइंड करते हैं एलिमेंट्री रिंग का, वो क्या होता है 2 पाई आर डी आर, याद है आप लोगों को। ये वाला एरिया यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे का वैल्यू क्या था, जे नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो डी आर के एक्सपेक्ट में होगा। वैल्यू आर का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है 0 और मैक्सिमम कैपिटल आर, तो I विल बी, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 2 पाई जे नॉट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई कर दो आर डी आर को, तो 1 के आर माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर डी आर, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। ये आर था ना, उस आर को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। आई नॉट आई इक्वल्स टू 2 पाई जे नॉट 0 से कैपिटल आर तक, आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा आर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर फ्रॉम 0 टू आर। देखो 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, आगे करते हैं। I इक्वल्स टू 2 पाई जे नॉट, कैपिटल आर पुट करूंगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर, 2 बचा, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये मेरा आएगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 4, कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाय 2। ये करंट रहेगा मेरा। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कैसे सोचा जाता है। चलो कॉपी, कहीं पे डाउट आ रहा है तो पूछो। सर वो लास्ट में क्या है, आर स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला नहीं सर, उस साइड अपोज, ये इधर सर, नहीं सर, लेफ्ट में सर, लेफ्ट में इधर, हाँ सर, ये आर स्क्वायर बाई 2 है सर, हाँ आर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर, सर लास्ट स्टेप क्या है, क्या नितिन लास्ट स्टेप बोल रहे हो? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? सर लास्ट स्टेप बताइए ना, एकदम लास्ट। ये वाला देखो, यहाँ पर क्या किया हमने, लिमिट पुट कर दी, आर पुट किया तो आर स्क्वायर बाई 2, ये आर पुट किया यहाँ पर तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर पुट किया तो आर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था 4 था तो कैंसिल होगा, 2 बचेगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 4, हाफ में से भी हाफ को कैंसिल किया तो क्या बचेगा आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ से आगे 2 था, इस 2 से इस 4 को कैंसिल किया तो 2 बचेगा, तो क्या आ गया पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 2। और बोलो कोई डाउट? सर ये सेकंड लास्ट स्टेप में आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, अरे आर स्क्वायर 4 था पावर, यहाँ पर ये था R4 पावर 4 R स्क्वायर था, मैंने जब सोल्व किया ना
तो 2 पाई जे नॉट, इससे कैंसिल किया तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ये बचेगा यहाँ पर। यस सर। ठीक है, देखो हो सकता है पहली बार में नहीं आएगा, हो सकता है, तो एक काम करना, ये जो लिख लिया तुमने वापस से खुद से बिना देखे करने का ट्राई करना। एक बार देखकर करो, फिर एक बार बिना देखकर ट्राई करना कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, जब तक 2-3 बार नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो पहली बार से डरना नहीं है कि आ ही नहीं रहा है, ट्राई करो बैठकर, फिर प्रॉब्लम आए तो कहना। ठीक है, बेल्ट है सर, अच्छा क्वाड है। अब जो नया टॉपिक आएगा वो हम सबका फेवरेट टॉपिक है, बचपन से हम उसे रटते हुए आ रहे हैं, रटते हुए, समझे तो नहीं होंगे हम कभी, है ना। टॉपिक क्या है सर? हाँ वही बता रहा हूँ। सस्पेंस हटाओगे सर? तो ईशान की फरमाइश पर ओम्स लॉ। कौन है ये? अच्छा सर, ओम्स लॉ नहीं सुना? कौन है क्या? अरे मैंने सुना है सर, बताओ। हाँ देव आशीष से सुना है ओम्स लॉ। उसका वॉचमैन था सर, आशीष का वॉचमैन था। सुना है ना ओम्स लॉ, 10th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ याद आ क्या गया बता सर। देता हूँ, V प्रोपोर्शनल टू I, फिर आप लिख देते हैं V इक्वल्स टू IR, है ना। सर रेजिस्टेंस पे यूज होता है। हाँ रेजिस्टेंस में। हाँ। अब हम क्या है, रेजिस्टेंस की तरफ ही जा रहे हैं। हमने करंट देख लिया, अब इस करंट को कोई ना कोई तो रोकेगा, तो अभी जो रोक रहा है हमें उसका स्टडी करना है थोड़ा, ये कौन रोक रहा है इसको। गौरव सर। तो ओम्स लॉ नेक्स्ट टॉपिक है अपना। अभी सिर्फ इसका बेसिक बात करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर आपने किसी वायर में किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया है, पोटेंशियल क्या करेगा? चार्ज को फ्लो करवाएगा। चार्ज फ्लो होगा तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट। तो ओम ने क्या कहा? ओम ने कहा कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल जनरेट करते हो, पोटेंशियल लगाते हो, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो उस पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हमने पोटेंशियल वोल्टेज लगाया तो उस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल अपना इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन एक और चीज बोली, इक्वल नहीं होगा कभी भी। दूसरी चीज उसने क्या बोली कि हमेशा नहीं होगा, कुछ ना कुछ हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि वहां पर जो आपका टेम्परेचर प्रेशर है, मतलब जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, वो आपकी क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ओम्स लॉ का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या होता है, वहां से लिखता हूं। If physical condition is same या same physical condition की मतलब क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, वोल्टेज applied across a conductor is directly proportional to इलेक्ट्रिक करंट। या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोल्टेज के, जो कि हम क्या कर रहे हैं? कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया
V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। हालांकि एक्चुअल में ऐसा था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर दोनों एक ही चीज है, इसलिए हम क्या लिखते थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करता हूं तो एक कांस्टेंट R आता है, तो V इक्वल्स टू RI, या जिससे हम लर्न करते हैं V इक्वल्स टू IR, जहां पर R क्या है आपका V अपॉन I, इसे हम बोलते हैं, अच्छा सा नाम दिया था, रेजिस्टेंस। ये आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका जो यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर होता है, और जिन्होंने इसका नाम इस लॉ को दिया था ओम्स लॉ, तो इनके ओनर पर हमने इसका यूनिट ही ओम रख दिया, OHM। तो इसका जो साइन होता है वो ऐसा होता है। क्लियर है? सर हाँ, अब ये कर क्या रहा है, वो पोटेंशियल करंट के इक्वल हो जाता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये इसे रोक रहा है, ये इसको इक्वल नहीं होने दे रहा है, ये कुछ ना कुछ रोक कर रहा है उसमें, इसीलिए हमने इसको रेजिस्टेंस बोला है कि रेजिस्ट है। कॉपी करो, आज के लिए इतना ही है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम में इसे कंप्लीट करते हैं। वाइवा में याद रखना, अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ, और मुझे पता है अभी पढ़ा रहा हूं तो लर्न होगा, बाद में याद नहीं रहती है, छोटी सी डेफिनेशन आप याद नहीं कर पाते, रट्टा मार लेना इसको। ठीक है? यस सर। बाय।